अब देखिए हम हाइड्रोजन एटम शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और हाइड्रोजन एटम देखिए हम 2 पार्टिकल सिस्टम मानते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है जिसमें केवल एक ही प्रोटॉन है। अच्छा, एक बात और है इसमें कि हाइड्रोजन एटम के सिमिलर, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो हम जो है यदि लिथियम में से हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें, हीलियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हमारा चार्ज बन जाएगा हीलियम प्लस आयन, तो वो भी हाइड्रोजन की तरह करता है। लिथियम में से हम वो निकाल दें तो हमारा जो है ये लिथियम, हीलियम, बोरोन, ये सब हाइड्रोजन एटम की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो इन सभी हम आयंस को हाइड्रोजन लाइक एटम बोलने लगते हैं। करेक्ट। तो उन सब की स्टडी एक जैसी हो जाती है, इसलिए हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि हम हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द हेडिंग श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देखिए हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसका मतलब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम क्या सॉल्व करेंगे? नेचुरली इसकी बेसिक जो है HI इज इक्वल टू EI, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। तो हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। तो हमें न्यूट्रॉन की न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी लें, हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लें, और न्यूक्लियस और यदि इलेक्ट्रॉन के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसके कारण यदि हम पोटेंशियल एनर्जी भी लें तो हमारा जो हैमिल्टोनियन बनता है वो हैमिल्टोनियन बनता है माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल, मान लीजिए न्यूक्लियस के लिए हम मान लीजिए डेल n स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस H स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास है, और डेल ई स्क्वायर ले लेते हैं एंड माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। ये हमारा हैमिल्टोनियन हो गया। तो हमारा ये हैमिल्टोनियन हो गया, तो हम इसको बार बार ना लिखने की जगह हम इसको हैमिल्टोनियन कर देते हैं, और ये शाई इज इक्वल टू ई शाई। तो इसमें देखिए हमारा न्यूक्लियस की भी काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की भी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ हम वेव फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? शाई टोटल से, और इसी तरीके से इसकी एनर्जी को भी ई टोटल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। करेक्ट। लेकिन अब देखिए हमारे पास न्यूक्लियस के मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? न्यूक्लियस के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए हमारा है x1, y1 एंड z1, और इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? मान लीजिए x2, y2 एंड z2। इसका मास m है और इसका मास स्मॉल m है। इस तरीके से दिखा रहे हैं हम। तो इसका मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको 6 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी। यहाँ तो चलिए हमारे पास सेपरेट है, लेकिन इसमें जो इंटरेक्शन होता है पोटेंशियल एनर्जी में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पे कंबाइंड रूप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंबाइंडली जो है डिपेंड कर रही है। अब डिपेंड कर रही है, कंबाइंडली 6 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसलिए यही कारण है कि हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए इस श्रोडिंगर हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि किसी तरह दिमाग ये जो है दिमाग लगाया
साइंटिस्ट ने कि किसी तरीके से हम इस पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं हो पा रही है 6 कोऑर्डिनेट्स के कारण, और वो भी 6 कोऑर्डिनेट्स के कारण वो भी दोनों पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है कंबाइंडली, मतलब इंटरेक्शन है। तो इसके कारण उन्होंने ये बोला कि हम जो है पार्टिकल, ये जो हाइड्रोजन एटम है उसको हम 2 मोशन में डिवाइड कर देते हैं। 2 मोशन में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि ये 2 मोशन ऐसे समझे जाएंगे कि मान लीजिए हाइड्रोजन एटम 2 पार्टिकल का मोशन है। एक तो हम एज ए होल एटम लेंगे जो कि ट्रांसलेशन मोशन करेगा, और एक जो है रिलेटिव मोशन होगा जो कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो न्यूक्लियस के इफेक्ट में या न्यूक्लियस के प्रभाव में हो रहा है यदि वो, तो रिलेटिव मोशन लिया जाएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होता है कि हमने दो मोशन के लिए हम जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे मान रहे हैं कि मान लीजिए ये 2 पार्टिकल हैं और 2 पार्टिकल मोशन में एक पार्टिकल का ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है और एक पार्टिकल का रिलेटिव मोशन हो रहा है। 2 मोशन है, तो उन 2 मोशन के लिए हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को ब्रेकअप कर लेते हैं। ब्रेकअप करने के लिए मान लीजिए ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हम मान लीजिए ये मानते हैं कि ये हमारा आर वेक्टर है जो न्यूक्लियस से दूरी देता है, और ये मान लीजिए हमारा जो है इलेक्ट्रॉन की दूरी दे रहा है, और ये दूरी जो है ये दूरी क्या है, आर है हमारी। तो इस वाले इक्वेशन में ये जो आर है ये इन दोनों के डिपेंडेंस के कारण 6 कोऑर्डिनेट्स, ये जो इसके इन दोनों पे डिपेंडेंस के कारण हम इसे ब्रेकअप नहीं कर पा रहे हैं। तो अब दिमाग लगाया साइंटिस्ट ने कि हम 2 मोशन ले लिए। 2 मोशन में कौन कौन से 2 मोशन हैं? एक तो सेंट्रल मास मोशन। फर्स्ट मोशन कौन सा है? सेंट्रल मास मोशन। देखिए सेंट्रल मास मोशन, एंड सेकेंड इज ये हो गया, और रिलेटिव, सेकेंड इज रिलेटिव मोशन। तो यहाँ हम जो है पोटेंशियल एनर्जी को अलग कर लेंगे। 6 कोऑर्डिनेट्स इन 2 मोशन में बांट लेने से जो हमारा 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा डिवाइड हो गया। तो सेंट्रल मास मोशन में हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एज ए होल एक बॉडी मानते हैं और उनका ट्रांसलेशन मोशन होता है, ट्रांसलेशन मोशन। दिस इज ट्रांसलेशन मोशन। अब नेचुरली यहाँ ट्रांसलेशन मोशन में इलेक्ट्रॉन और हमने न्यूक्लियस को एक ही सेंट्रल बॉडी मोशन मान लिया है, तो अब उनके बीच में हमने इंटरेक्शन का डिस्कशन नहीं करते, तो नेचुरली यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहाँ पे डिस्कस नहीं होगी। लेकिन रिलेटिव मोशन में जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रोटेट कर रहा है, उस सर्कुलर मोशन में जो हमारा इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर इस रिलेटिव मोशन में हम जो है पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रल मास मोशन और रिलेटिव मोशन को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी चीज होती है, या तो हम ये मान लें कि इसमें जो सेंट्रल मास मोशन में या तो जो एक इस मास का जो है बॉडी या एक इस मास का पार्टिकल मूव कर रहा है, और इसमें रिलेटिव मोशन में हम ये मानते हैं कि रिलेटिव मोशन में जो इफेक्टिव मास है दोनों का, इन दोनों के न्यूक्लियस और उसका इफेक्टिव मास ले लेते हैं इंटरेक्शन के कारण। तो वो इफेक्टिव मास कैसे दिया जाता है? दैट इफेक्टिव मास इज म्यू, दैट इज m इंटू एम अपॉन m प्लस m। ये जो है हमारा इफेक्टिव मास मान लिया गया जाता है। अच्छा, इसमें जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं
तो हमारा मान लीजिए न्यूक्लियस का मास हमने कितना माना है m, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है x1। तो जो इसका जो r हमने बताया था, जो r पोजीशन वेक्टर है जो कि न्यूक्लियस और कोऑर्डिनेट के ओरिजिन के बीच की दूरी है, और जो इलेक्ट्रॉन की है वो भी r पोजीशन वेक्टर है, दोनों पोजीशन वेक्टर है। तो इसका कंपोनेंट्स हम क्या मान सकते हैं, x y z, और इसके कंपोनेंट हम क्या मानते हैं, x y z। तो ये जो x y z है वो x कैसे दिया जाता है, मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई x2 अपॉन m प्लस। इसी तरीके से जो y होगा वो किस तरीके से हो जाएगा हमारा, m x2 प्लस m y2 प्लस m y1 प्लस m y2 अपॉन m प्लस m। And like in the same way z component will be m z1 plus m z2 upon m plus। तो ये तो हमारे जो सेंट्रल मास मोशन है उसके जो r कैपिटल R जो पोजीशन वेक्टर था उसके कंपोनेंट हो गए। और तो फिर हमारा जो इसके लिए R को हम यदि दिखा रहे हैं और हम जो है x y z अलग अलग ना दिखा के इसको किसे दिखा देंगे, हम Q से दिखा देंगे। तो देखिए इसका जो हैमिल्टोनियन बनेगा, इसका हैमिल्टोनियन देखिए वो कैसे बनेगा, हैमिल्टोनियन फॉर सेंट्रल मास मोशन लिख सकते हैं, दैट हैमिल्टोनियन for central mass motion, this will be लिखा जाएगा, सेंट्रल मास मोशन है तो हम जो है कंबाइन कर देते हैं, मान लीजिए ये इसको HR से दिखा देते हैं, करेक्ट। तो ये क्या होगा हमारा, HR बराबर होगा माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन m प्लस m इंटू डेल स्क्वायर r, डेल स्क्वायर r ले लीजिए, या हमने क्या बताया था डेल स्क्वायर q ले लीजिए, या फिर इसको हम क्या लेते हैं एच क्यू लेते हैं। वेयर डेल स्क्वायर q बराबर कितना है, वेयर डेल स्क्वायर q बराबर कितना है, डेल 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल दिस इज डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, हैमिल्टोनियन हो गया। इसी तरीके से और इसमें हमने बताया था कि ये तो एक ही पार्टिकल सिस्टम हम मान रहे हैं, वन पार्टिकल सिस्टम का मोशन है सेंट्रल, जिसमें कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों चल रहे हैं। और इफेक्टिवली होता क्या है कि न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है, इन कंपेरिजन 2000 टाइम्स हैवी देन इलेक्ट्रॉन। तो हम जो है जनरली हाइड्रोजन के उसको वो कर देते हैं। दूसरा अब हम किस में आएंगे, रिलेटिव मोशन में आएंगे, इसको बाद में बताएंगे। रिलेटिव मोशन में देखिए क्या है, तो ये हमारा हैमिल्टोनियन हो गया, करेक्ट। अब रिलेटिव मोशन में हमारा क्या है, मास
इफेक्टिव मास कितना है म्यू, दोनों इलेक्ट्रॉन के एक मास कंबाइन कर लिया, म्यू मान लिया, और उसमें जो हैमिल्टोनियन है वो डेल आर स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये हमारा हैमिल्टोनियन है रिलेटिव मोशन का, और जिसमें आर बराबर कितना है हमारा, आर बराबर है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर 1/2। तो ये हमारा आज जो इफेक्टिव है, जो हमने बताया था कि अब हम रिलेटिव मोशन में जो है आर को ले लेंगे, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो है इसमें न्यूक्लियस के और के देखे साथ आ गए, तो अब हमें जो है हम इजीली पोटेंशियल एनर्जी को मतलब डिस्कस कर पाएंगे। तो रिलेटिव मोशन का हमारा जो हैमिल्टोनियन है, एक तो ये होगा, ये तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला। तो अब हमारा जो टोटल कंबाइंड हमारा जो दो मोशन के कारण, एक तो रिलेटिव मोशन और सेंट्रल मास मोशन के कारण जो हमारा हैमिल्टोनियन बनेगा, अब वो देखिए वो किस तरीके से बनेगा। दैट हैमिल्टोनियन जिसको कि हम वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन पे लगाएंगे, वो दैट इज इक्वल टू माइनस h क्रॉस स्क्वायर माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 m प्लस m डेल q स्क्वायर, ये हमारा ये हो गया, माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डेल r स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर। ये हमारा हैमिल्टोनियन हो गया। दिस इज हैमिल्टोनियन फॉर टू मोशन, एंड ये हमारा किस पे होगा, शाई टी पे, और हमको मिलेगी टोटल एनर्जी इनटू शाई टी। करेक्ट, ये हो गया। लेकिन हमारा तो हम तो देख रहे हैं कि एक तो हमारा कैपिटल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, दूसरा हमारा जो है स्मॉल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम जो है अपने सॉल्व करने के लिए हम इसको फिर स्प्लिट करते हैं अपने वेव फंक्शन को, जिसमें एक वेव फंक्शन इस कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगा और एक वेव फंक्शन जो है इस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा। तो देखिए हम फिर कैसे, किस तरीके से हम इसको करते हैं। देखिए हमने आर की वैल्यू अभी आपको बताई, आर की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और प्लस z2 माइनस z1, और ये है हमने निकाला, और दिस ये हमने जो है आर की वैल्यू निकाल ली है। अब देखिए हम जो हमारा जो वेव फंक्शन है टू मोशन के कारण, एक तो सेंट्रल मास मोशन है और एक रिलेटिव मोशन है। तो हमारा जो हैमिल्टोनियन है, जो हैमिल्टोनियन बनेगा वो कैसे बनेगा, हमारा हैमिल्टोनियन माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 m प्लस m डेल q स्क्वायर माइनस, ये तो हमारा सेंट्रल मास के कारण हो गया, माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डेल r स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर माइनस जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर बराबर हमारा ये क्या निकलेगा,
ई टोटल एंड शाई, ये निकल आया। अब हम जो है हमारा, लेकिन देखिए ये तो हमारे क्यू कोऑर्डिनेट्स पर है हैमिल्टोनियन और ये हमारा आर कोऑर्डिनेट्स पे हैमिल्टोनियन है, तो वेव फंक्शन हम जो है इस तरीके से मांग सकते हैं। ये हमारा किस पे है, शाई पे है, तो ये हमारा हैमिल्टोनियन आ गया ड्यू टू सेंट्रल मास मोशन एंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन के कारण। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो शाई हम कैसे मान लेते हैं कि ये दो वेव फंक्शन का प्रोडक्ट है, शाई वन जो कि केवल क्यू कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है और शाई टू केवल जो है आर कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है। तो हम इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m प्लस m, ये हो गया। और इसमें हमारा जो है शाई वन और शाई टू है, तो शाई वन पे ऑपरेट होगा, शाई टू बाहर निकलेगा, तो हम क्या करेंगे शाई टू, और ये हमारा किस पे ऑपरेट हो जाएगा, शाई वन पे। डेल क्यू ये हमारा किस पे ऑपरेट होगा, शाई वन पे ऑपरेट हो जाएगा और शाई टू बाहर निकल आया। माइनस इसी तरीके से एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डेल आर स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये दोनों आर के हैं, तो नेचुरली ये शाई टू पे ऑपरेट होंगे और शाई वन जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो ऑपरेट होगा हमारा, मान लीजिए ये ऑपरेट होगा किस पे, हमारा ये होगा हमारा शाई टू पे ऑपरेट होगा और यहाँ हमारा क्या कांस्टेंट निकल आएगा, मान लीजिए हम इसको कर लेते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट निकल आएगा माइनस शाई वन, यहाँ कांस्टेंट निकल आएगा, करेक्ट। अब देखिए क्या करते हैं हम, दिस इज इक्वल टू ई टू शाई। अब हमारा ये फैक्टर तो केवल आर पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये आर है, और ये फैक्टर हमारा केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए ये जो है हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको पूरे को शाई वन और शाई टू से डिवाइड कर दें। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा डिवाइड, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए से फॉर एग्जांपल हम 1 डाल देते हैं, तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाई शाई वन शाई टू, शाई वन क्यू एंड शाई टू आर। तो यहां से हम क्या लेंगे, बाई 1 अपॉन शाई वन आर, और ये हमें मिलेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m प्लस m डेल क्यू स्क्वायर शाई वन माइनस ये जो है फैक्टर जो है हमारा पूरा, ये आर पे डिपेंड है, खाली क्यू पे डिपेंड है, तो हम इसको यदि इधर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन शाई टू, और यहाँ पे शाई वन मिलेगा, यहाँ पे तो ये हमारा मिल जाएगा वो माइनस 1 अपॉन शाई टू आर, दिस शाई टू आर माइनस एच क्रॉस, सॉरी ये अब ये उधर हो गया, माइनस शाई वन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डेल आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये यहाँ पे आया शाई टू आर। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या था, ईटी थी, ईटी, तो हम यहाँ पर ये ईटी और कर सकते हैं, दैट ईटी
minus this, we got ET minus this psi। अच्छा psi, ये भी psi जब किस पे डिपेंड कर रहा था, psi हमारा किस पे डिपेंड हो गया था, psi 1 एंड psi 2 पे। फिर जब डिवाइड किया था हमने तो ये हमारा psi 1 psi 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई ET माइनस दिस थिंग। अब देखिए ये हमारा पूरा Q कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा R कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये दोनों किसके बराबर, एक कांस्टेंट के बराबर हो सकते हैं। तो हमारे पास आ गया H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m प्लस m डेल Q स्क्वायर psi 1 इज इक्वल टू W psi 1। ये हमारे जो हैमिल्टोनियन है ये हमें केवल ट्रांसलेशन एनर्जी दे रहा है, और किसके कारण, सेंट्रल मास मोशन के कारण, जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं है। अब इधर आइए, अब इस इक्वेशन को हम देखते हैं, वी सी दिस इक्वेशन। तो ये तो हमारे इंटरेस्ट की नहीं है, इसको तो हमें सॉल्व नहीं करना है। अब हमको जो है ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखिए इसको भी हम ठीक कैसे कर सकते हैं, ET, तो यहाँ से हम ले सकते हैं दैट ये भी हमारा किसके बराबर है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू W। अभी हमने दोनों कांस्टेंट के बराबर माना था, तो दिस इज इक्वल टू W एंड वी कैन राइट डाउन लाइक दिस दैट, ये हो गया, इधर आ जाएगा हमारा, और psi इधर चला जाएगा, तो हमारा ये क्या हो गया, ET माइनस W, ET माइनस W is equal to 1 upon psi 2 R minus H cross square upon 2 mu del R square minus ZE square upon R and psi 2 R। ठीक है, ये हमारा जो है इस तरीके से आ गया, और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डेल R स्क्वायर माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R, दिस मल्टीप्लाइड बाई psi 2 R, this is equal to psi 2 R, इसको हम लिख सकते हैं ET माइनस W psi 2 और ये दिस कैन बी रिटन एज, ये भी हमारी आइगन वैल्यू है, और ये एनर्जी की ये दोनों आइगन वैल्यू है, ये टोटल एनर्जी है, और ये जो अभी हमने आइगन वैल्यू निकाली W, तो हम इसको नया सिंबल दे सकते हैं E, एंड दिस इज इक्वल टू psi 2 R। तो ये हमारा जो इक्वेशन बनी है ये हैमिल्टोनियन है, दैट इज H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डेल R स्क्वायर माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R psi 2 R is equal to E psi 2। ये हमारी जो इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमें सॉल्व करनी है, ये जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का इंटरेक्शन है और ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, ये एक्चुअल हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, तो देखिए ये वो इक्वेशन है जो हमारी सॉल्व होगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये है जो हमें सॉल्व करनी है।
ये हमारी इंटरेस्ट की है। तो देखिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन आई है इसको यदि हम ये हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है और इसको जब हम बदलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में तो आपको ये कई बार पढ़ा हुआ है, बीएससी में भी पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और मान लीजिए ये जो है ओरिजिन है और यहाँ हमारा न्यूक्लियस है। इससे मान लीजिए कोई पोजीशन कोऑर्डिनेट है आर, इसमें हम परपेंडिकुलर डालें तो ये हमारा हो जाएगा और ये एंगल बना रहा है हमारा थीटा। ये कई बार पढ़ चुके हैं आप, इसलिए मैं इसको जो है जल्दी जल्दी बता रही हूँ। और ये मान लीजिए हमारा जो है इससे हमने एक एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर डाला तो ये जो है एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो है ये हमारा एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है, ये हमारा जेड एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। एक्चुअली ये जो थीटा एंगल है वो 0 to पाई के बीच में वेरी करेगा, आर जो है हमारा 0 to इंफिनिटी वेरी करेगा और जो फाई है वो 0 to पाई वेरी करेगा और केवल जो है एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा। तो ये तीनों हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। इनके जो वेव फंक्शन हम लिखेंगे, मान लीजिए जो हमारा शाई है, जो भी हमने लिया था शाई, वो नेचुरली हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करेगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। मान लीजिए शाई जो है इसका जो आर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल आर पे, और ये 3 फाई और ये फाई। इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो 3 ऐसे वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट है जिसमें आर जो है केवल आई पर डिपेंड कर रहा है, थीटा केवल थीटा पर डिपेंड कर रहा है, फाई केवल फाई पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से जब हम ये निकालते हैं तो हमारा आपने कई बार पढ़ा होगा कि z बराबर आता है r cos थीटा। यहाँ से निकालेंगे, ये हमारा मान लीजिए t है पॉइंट, तो rt cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा t, ये मान लीजिए o है तो r cos थीटा कितना बराबर है ot अपॉन दिस, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये OR, ठीक है, OR जो है तो फिर हमारा cos थीटा बराबर हो गया z अपॉन दिस r, तो z हमारा क्या हो गया r cos थीटा। इसी तरीके से यदि हम sin थीटा ले लें तो हमारा ये tr क्या निकल आएगा, हमारा tr बराबर हो जाएगा r sin थीटा के। और ये पोर्शन भी हमारा फिर ये इसका जो है, जैसे हमारा ये स्पेस में पार्टिकल है, इस पर परपेंडिकुलर डाला और ये हमारा उस पर मिला, तो हमारा ये जो और हमने इससे परपेंडिकुलर किस पे डाल रखा है, एक्स वाई प्लेन पे, और फिर हमने उससे मिला दिया है। तो ये हमारा पी पॉइंट का जो एक्स जेड एक्सिस से मिल रहा है और नीचे का मिल रहा है, यानी जो हमने परपेंडिकुलर डाला ये और ये हमारे एक ही होंगे, तो हमारा ये भी क्या होगा, आर साइन थीटा होगा, दिस इज ऑल्सो हमारा साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा जेड एक्स कितना निकल आएगा, देख लीजिए, एक्स निकल आएगा हमारा आर साइन थीटा कॉस फाई निकलेगा, और इसी तरीके से हमारा y क्या निकलेगा, y निकलेगा आर साइन थीटा कॉस फाई। ये हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं इस तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बदल जाते हैं। और हमारे पास एक रिलेशन ये भी है कि r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
1/2 का। ये एक हमारे पास रिलेशन ये भी है और एक हमारे पास रिलेशन ये भी है, दैट tan phi इज इक्वल टू y/x। तो ये सब हमारे इस तरीके से इनकी सहायता से हम अपनी हाइड्रोजन एटम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती थी उसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट से बदल लिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेशन करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो हमारा जो जेनिथ एंगल और एजीमुथल एंगल पर भी हमारा डिपेंड करेगा। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये हमारा रेडियल कोऑर्डिनेट है, ये दोनों सब तीनों मिलके पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए। और थीटा और फाई हमारे कैसे हैं? एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस तरीके से जब हम अपने हाइड्रोजन की इक्वेशन को जब हम बदल लेते हैं, जब हम इसको मैं चाहूंगी तो जब फाई इक्वेशन बताऊंगी तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये है, ठीक है। तो अब हम जब हमारी हाइड्रोजन जो है जो इक्वेशन है जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में बदल जाती है तो कैसे लिखी जा सकती है? दैट -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू है और दिस इज 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल r। ये हो गया r स्क्वायर इंटू डेल अपॉन डेल r प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, दिस इज साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 अपॉन डेल फाई स्क्वायर माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r इज इक्वल टू E। ये तो हमारा ये हो गया जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा है r थीटा और फाई, दिस इज इक्वल टू किस पे होगा? r इज इक्वल टू r थीटा और फाई। अब हमारा वेव फंक्शन इन तीन पर डिपेंड कर रहा है। तो हम हर जगह यहाँ पर यहाँ वेव फंक्शन है r थीटा फाई लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल r थीटा फाई अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल r। इसी तरीके से यहाँ हम क्या लिख देंगे? वेव फंक्शन लिखेंगे डेल r थीटा एंड फाई। इसी तरीके से यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? डेल r थीटा और फाई। ठीक है, ये जो है हमने इस तरीके से कर दिया। अब हमने क्या करा कि पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? -2 म्यू h क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। करेक्ट। तो यहाँ से तो ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, देखिए, और यहाँ तक कट गया हमारा। इसमें जो है यहाँ पर एक इक्वेशन आई है -ZE स्क्वायर अपॉन r है, तो इसको हम अलग ले लेते हैं जिससे हमको आराम मिल जाएगा। और ये हम इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, -ZE स्क्वायर अपॉन r थीटा और फाई, दिस इज इक्वल टू ER थीटा फाई। हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? माइनस ये मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन -2 म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से तो ये फैक्टर कट जाएगा। करेक्ट, ये कट गया। अब यहाँ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस लग जाएगा यहाँ और हमारा क्या आ जाएगा 2 म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर।
इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, करेक्ट। उस इक्वेशन को माइनस वाले को हम इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो देखिए इधर लाने पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस ई आर थीटा फाई 2 म्यू अपॉन एच इस क्रॉस स्क्वायर, ये हमारा इधर हो जाएगा। और ये यहाँ से जो है ये प्लस में आ गया, ये जब इधर आया तो ये प्लस में हो गया, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, करेक्ट। अब देखिए हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये अब हमने इस पूरी इक्वेशन को r थीटा फाई से डिवाइड कर दिया। नाउ डिवाइड होल इक्वेशन, डिवाइड अबव इक्वेशन, डिवाइड अबव इक्वेशन बाई r थीटा फाई, ठीक है। तो जब हम r थीटा फाई से देखिए डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये केवल r से ऑपरेट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये जो है केवल r पर डिपेंड है, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, थीटा फाई कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, करेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर इसमें भी हम क्या, इसमें केवल थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो हम क्या ले लेंगे बाहर, r और फाई बाहर ले लेंगे। और ठीक इसी तरीके से इसमें जो है हमारा क्या है, r और थीटा है, तो हम जो है r थीटा बाहर ले लेंगे। और इसमें हमने क्या ले लिया, r फाई ले लिया, इसमें हमने क्या ले लिया, r थीटा बाहर ले लिया, करेक्ट। अब हम इस इक्वेशन को पूरा r थीटा फाई से डिवाइड करेंगे, r थीटा फाई से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, r थीटा फाई, करेक्ट। तो ये हमारा ये थीटा फाई कट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, केवल 1/r मिलेगा यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर r और फाई कटेंगे तो हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, हमारा 1/थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से r और थीटा यहाँ कटेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 1/फाई आ जाएगा। और यहाँ से हमारा ये कट जाएगा और हमारा यहाँ से क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, करेक्ट। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई 1/r स्क्वायर डेल अपॉन r, और ये बाहर निकल आए थे हमारे, तो यहाँ क्या बचा था, खाली r थीटा फाई। तो डेल ये हमारा हो गया r स्क्वायर डेल r अपॉन डेल r प्लस 1/थीटा r स्क्वायर साइन थीटा वही हो गया 1/थीटा r स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, और ये हो गया साइन थीटा। यहाँ से भी हमारे जो है ये और बाहर निकल आए थे, हमने कांस्टेंट बाहर ले लिया था, तो हमारा जो है ये बचा था केवल डेल थीटा। तो साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस यहाँ से हमारे r और थीटा बाहर चले गए थे, कांस्टेंट थे, तो हमारे पास ये बचा था प्लस 1/फाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल 2 अपॉन डेल फाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम ये सब कॉमन निकाल लें तो हमारा क्या बचेगा, प्लस मान लो 2 म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन निकालें तो हमारा क्या बचेगा, e प्लस जेड स्क्वायर अपॉन r, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारी जो है श्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन के लिए आ गई। अब देखिए इसको मिटा देते हैं हम। अब इस इक्वेशन में आप जो है कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया डी। अब आप इस इक्वेशन में वो कर दीजिए आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा,
यहाँ मिल जाएगा आर स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर मिल जाएगा, करेक्ट, और आपको यहाँ आर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये आर स्क्वायर कट गया, यहाँ से ये आर स्क्वायर कट गया, करेक्ट, और यहाँ से हमारा ये आर स्क्वायर कट गया। अब आप देखिए इस इक्वेशन को, अगर यदि हम इस इक्वेशन को इसके साथ रख दें, करेक्ट, यदि हम इस इक्वेशन के इसके साथ रख दें तो आप देखेंगे 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डेल आर प्लस 1 बाई थीटा साइन थीटा 1 बाई थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा और डेल थीटा बाई डेल थीटा प्लस हम इसको यहाँ ले जा रहे हैं 2 म्यू आर स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये केवल टर्म ऐसी है जो आपके आर पे डिपेंड कर रही है, जबकि ये थीटा और फाई पे डिपेंड कर रही है। तो हम यदि इस पूरी टर्म्स को उठा के उधर ले जाएं, दोनों कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको दिस इज इक्वल टू क्या करें, ये पूरी की पूरी इक्वेशन हम कहाँ ले गए, उधर की तरफ ले गए हम। तो हम यहाँ पर माइनस ये करके माइनस साइन लगा दें आर, तो यहाँ पर हम ये इसको माइनस कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस आर। तो नेचुरली अब क्या होगा कि ये तो पूरी आर पे डिपेंड कर रही है और ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों किसी कांस्टेंट पे डिपेंड करेंगे, तो हम इन दोनों को कांस्टेंट पे डिपेंड कर दें, ये भी इक्वल है एम स्क्वायर के और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन हो गई, आर इक्वेशन हो गई। और हम जो है अब यदि हम सॉरी ये तो इसमें वाइन सन थीटा है, अभी नहीं, अभी हम नहीं कर रहे इसको, ये प्लस जेड स्क्वायर इसमें आ गया, करेक्ट। अब हम मान लीजिए इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें, ये हमारा इसी में अभी रहने दीजिए, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन फाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल 2 अपॉन डेल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम कहाँ लिया है, इसकी जगह मैं ये लिख गई हूँ शायद, हाँ ये आ गया हमारा 2 आर स्क्वायर, करेक्ट, हमने इसको ऐसे लिख लिया, करेक्ट। अब हम इसी पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा, हमारा यहाँ मिल जाएगा हमको साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी मिल जाएगा हमें, नहीं रुकिए, ये है, ठीक है। तो इसको हम 1 अपॉन आर और इस वाली टर्म को हम एक साथ लिख लेते हैं 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर। कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर सकती थी, लेकिन हम कम से कम मल्टीप्लिकेशन करें तो पहले सॉल्व करते चले जा रहे हैं। इसको पहले भी करा जा सकता है, डेल आर प्लस 2 म्यू आर स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये टर्म आप देख रहे हैं पूरा हमारा आर पर डिपेंड कर रही है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट दे सकते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू एम स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन को भी हम दे सकते हैं, ये बराबर हो गया माइनस 1 बाई थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा
ऑर्डर चेंज ठीक है, और प्लस 1/5 साइन स्क्वायर थीटा और डेल टू, यहाँ पर हमारा फाई बच गया था, करेक्ट। जब हमारे वो घट गए थे तो कट गए थे, तो डेल टू ये डेल टू फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ये हमारी टर्म उधर चली गई। दिस इज अगेन इक्वल टू, ये दोनों ये भी हमने किसके बराबर कर दिया, दिस इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर के बराबर हमने कर दिया, करेक्ट। अब हम इस इक्वेशन को जो है, ये तो हमारी आ गई। अब इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो हमारा ये, इसको हटा के यहाँ से क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए पूरी इक्वेशन को हम साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें, साइन स्क्वायर थीटा से करें, ये नीचे था, वन अपॉन फाइव अपॉन वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये नीचे था। आर स्क्वायर कट गए थे हमारे, और हमारे पास ये आ गया वन स्क्वायर, वन अपॉन फाइव साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा, तो उससे हमारा ये कट जाएगा, और एक साइन से ये कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देखिए ये तो पूरी आर इक्वेशन हो गई, जिसको हम सॉल्व करेंगे। एंड ये देखिए पूरी इक्वेशन हमारी थीटा पे डिपेंड कर रही है, और ये हमारी पूरी फाइव पे डिपेंड कर रही है। तो हम इसको फिर से वो कर लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा साइन, इसको एम स्क्वायर को इधर ले आए हम, तो एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से। तो हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा अपॉन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल थीटा, ये हमारी पूरी इक्वेशन, और प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारी पूरी थीटा पे डिपेंड कर रही है, और ये केवल फाइव पे डिपेंड कर रही है। इसलिए हम मान लीजिए से फॉर एग्जांपल हमने वो जो इसको बीटा से कर लीजिए, जो आर वाली इक्वेशन थी, वो जो हमारी आई थी, वो भी हमारे बीटा की थी। एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट भी मानिए, कितना कॉन्स्टेंट मानिए, बी। आर वाली इक्वेशन में जो एम स्क्वायर लिखा था उसको बी मान लीजिए, और ये एम स्क्वायर से बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस वन अपॉन फाइव डेल टू फाइव अपॉन डेल फाइव स्क्वायर। तो देखिए ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब ये अलग है, तो ये भी जो है एक कांस्टेंट के बराबर होंगे, तो ये मान लीजिए हमारा किसके बराबर है, ये हमारा मान लीजिए एम स्क्वायर के बराबर है, और हमारा माइनस वन अपॉन फाइव डी टू, अब तो हमारा डी टू फाइव, अब ये लिख सकते हैं डी फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और या फिर हम इसको इधर ले जाएं तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, या फिर हम इसको उधर ले जाएं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डी टू फाइव अपॉन डी फाइव स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर फाइव, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी फाइव इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारी थीटा की इक्वेशन है, इसे सॉल्व करेंगे, और हमारी आर की इक्वेशन है उसे सॉल्व करेंगे। आर की इक्वेशन भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आर डी डेल डेल अपॉन आर स्क्वायर कट गया था, आर स्क्वायर इंटू डेल आर अपॉन डेल आर, दिस वाज इक्वल टू आवर बीटा, करेक्ट।
तो ये सब हमारे इक्वेशन जो है हमको इनको सॉल्व करेंगे, करें। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन एटम।